मैं सोया हुआ हूँ रेस्ट में। इफ द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू मूव। समझे? जैसे हम सुबह सोए रहते इंक्लाइन कर रहे हैं, अभी तक ये घसीटा मार के नीचे नहीं आया ऑब्जेक्ट। अब ऐसा एंगल होगा जब ये नीचे आएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आएगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोल। देख अब गाड़ी अचानक से चली तो ये टांगे कांटेक्ट में थी, ये टांगे पहले चली, अब इसकी ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में, तो उसको धक्का कहाँ लगा? पीछे की तरफ। ये इसकी एग्जांपल होगी। अब इनर बराबर हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सेकंड लॉ है ये रियल लॉ है, ये रियल है। रियल क्यों? क्योंकि इससे फर्स्ट लॉ भी निकाला जा सकता है, सेकंड लॉ भी निकाला जा सकता है। देख हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालचाल? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर आपके वन शॉट बहुत मजेदार हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। ये नाजिया जी भी बोल रही हैं और बशीर साहब भी बोल रहे हैं, और सर बोल रहे हैं हमें PYQ और CYQ चाहिए ही चाहिए। तो मेरी जान, कल मुझे छुट्टी है, कल मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी फिजिक्स 11th के PYQ CYQ खत्म कर दूं। बात समझ आएगी नहीं? सर सच में खत्म कर दोगे? हाँ बच्चा, खत्म कर देंगे, क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, और जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे ताकि आपको रिवीजन अच्छे से करवा सकूं। और सर बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे सर मैराथन ले आओ, मैराथन। तो मेरी जान, जिस इलाके में मैं रहता हूं ना, उस इलाके में कंटिन्यूसली बिजली नहीं रहती। 1 घंटा आती है, 1 घंटा चले जाती है, 1 घंटा आती है, आधा घंटा चले जाती है, आधा घंटा आती है, चले जाती है, 10 मिनट आती है, 24 घंटे नहीं आती। बात समझ आएगी नहीं? तो मैं अगर टाइम टेबल डालूंगा कि मैराथन इतने बजे होगी, तो उस वक्त अगर लाइट ना हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मेरी जान, एक बड़ी चीज ऑर्डर की है। क्या? एक बड़ा बैटरा ऑर्डर किया है, सोलर वाला। तगड़े 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 पैसे लगेंगे, बट चीज एक बार आ जाएगी तो फिर क्या, मैं आपको ना मेरी जान 24 घंटे के लाइव मैराथन दिया करूंगा फ्री में। और ऐप डिजाइन कर रहा हूं मेरी जान, कम से कम 10 से 20 दिन लगेंगे। उसके बाद आपको क्या ए क्लास ऐप मिलेगा, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये स्मूथ ऐप चलते हैं ना, ऐसे खुद अपने हाथ से डिजाइन कर रहा हूं। ऐसे फालतू की ऐप बना के दे दूंगा तो फिर जुगाड़ नहीं चलना चाहिए, ए क्लास ऐप होनी चाहिए। सर बड़ा बोल लिया आपने, जिसके लिए आए हो पहले वो करवा दो। तो PYQ CYQ ऑफ क्लास 11th, लास्ट ऑफ मोशन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे करवा के जाऊंगा। PYQ भी हो जाएगा आपका, PYQ भी हो जाएगा आपका, और CYQ भी हो जाने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड करंट ईयर क्वेश्चन। ओके जी, चलो आगे 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 आगे। 1 करोड़ रुपए का सवाल क्या है? बोल रहा है स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 laws of motion, and show that Newton's second law of motion is only real law of motion। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझना। ये सवाल 3 से 4 बार रिपीट हुआ सवाल है। बात समझिए नहीं? पहले बहुत सारे ईयर्स में पूछा हुआ सवाल है। सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलता है? इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, अगर बॉडी किसी रेस्ट में है, एक जगह रुकी है तो वो उसी जगह रुकी रहेगी। इफ द बॉडी इज इन मोशन, वो अगर चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी। इफ द बॉडी इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगी। इट विल रिमेन इन दैट कंडीशन ऑफ रेस्ट, मोशन एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन until and unless any external force is applied। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना की जाए मेरी जान। ठीक? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ये एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। वो बचपन में 8th क्लास में ना, 5th क्लास में आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स ना। न्यूटन ने बोला पुश और पुल इज नॉट कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज, रेट मतलब टाइम से डिवाइड किया, चेंज मतलब चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डी मतलब छोटा चेंज, डी मतलब छोटा चेंज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी एक्सप्लेन करना है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रख के किसी को चपेड़ा मारा, दड़ल, तो मेरे हाथ ने
उसके गाल पे फोर्स लगाई और उसने उसके गाल ने भी मेरे हाथ पे फोर्स लगाई, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन, जितना एक्शन लगाओगे उतना ही रिएक्शन होगा, बट जो रिएक्शन होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे मैंने मुक्का मारा किसी की दीवार पे तो ये हो गया एक्शन, तो वापस दीवार भी मेरे हाथ पे चोट देती है, जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो रियल लॉ है, वो क्या है, एक्चुअल में रियल लॉ है। क्यों रियल लॉ है? क्योंकि इसी से सेकंड से फर्स्ट को भी निकाला जा सकता है, सेकंड से थर्ड को भी निकाला जा सकता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, सेकंड लॉ है क्या, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये p की जगह m इंटू वी, फोर्स इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। इस m को यहां से उठाया और आगे लिख दिया, और dv अपॉन डी टी, फोर्स इज इक्वल टू m dv अपॉन डी टी। dv अपॉन डी टी किसके बराबर है, a के बराबर, तो फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सेकंड लॉ है ये रियल लॉ है, ये रियल है, रियल क्यों, क्योंकि इससे फर्स्ट लॉ भी निकाला जा सकता है, सेकंड लॉ भी निकाला जा सकता है। देख इधर देख, फर्स्ट लॉ कैसे निकाला जा सकता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जैसे पहले वैसे बाद में अगर फोर्स ना लगे तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स जीरो रख दी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, dt को इधर मल्टीप्लाई किया, ये dt को उठाया और इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, ये dt को जीरो से मल्टीप्लाई किया, क्या है, जीरो, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। या छोटा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, या बड़ा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल मोमेंटम उधर चला जाएगा तो मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू यू, m और m कैंसिल, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जैसी वेलोसिटी पहले थी वैसी वेलोसिटी बाद में भी है। कब बाद में है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, बोलता है एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये दो बॉडीज थी, ये मास था m1 और m2, ये आपस से प्यार करते तो खुद ब खुद पास आ गए ना। मान ले ये सिस्टम है ना, ये इधर चला पड़ा, ये इधर चल पड़ा, है ना, ये इधर चल पड़ा, ये इधर चल पड़ा, ये खुद ब खुद पास आ गए एक सिस्टम। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या थी, जीरो। बात समझे कि नहीं आई? अब इसका मोमेंटम बना होगा P1 और इसका मोमेंटम बना होगा P2। मैं बोल रहा हूं डी एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब देख, फोर्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वैसे ही रखा, बट ये जो नेट मोमेंटम है ये P1 प्लस P2 के बराबर है, क्योंकि दो बॉडीज की बात हो रही है। अब एक्सटर्नल फोर्स बाहर से क्या, जीरो, और ये सम रूल हो जाएगा, डी अपॉन डी टी इंटू P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डीपी के साथ भी होगा, और ना P1 के साथ भी होगा और P2 के साथ भी होगा। इसको कैसे लिखेंगे, dp अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt, ठीक है। अब मेरी जान अच्छे से समझना, ये तो जीरो था, ये जो प्लस वाला था प्लस dp अपॉन dt प्लस में था तो उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये कितना होगा, माइनस dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt। अब देख, ये चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉडी का है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन सेकंड बॉडी किसके बराबर हो गया, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू टू। तो देख ध्यान से, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू टू इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू वन। यही चीज तो थी, क्या थी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने ड्राइव किससे की, सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ से आप थर्ड लॉ की तरफ आ गए। तो यही चीज तो बताती है कि क्यों सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक रियल लॉ ऑफ मोशन है। अब मेरी बात सुनना, बोलता है वाई आर द कर्व्ड रोड्स बेंट, मतलब जब पहाड़ी पे जाओ तो जब मोड़ मुड़ता है, जो मोड़ मुड़ता है पहाड़ी पे, जो मोड़ मुड़ता है, वो जो मोड़ है, जैसे ये मोड़ है, बोलते हैं ये बेंट क्यों होता है। बेंट का मतलब हो गया इसको थोड़ा ऊपर, साइड से, किनारे से ऊपर क्यों करते, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट मतलब यहां से गाड़ी जो चल रही है ये निकल के बाहर ना जाए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर अ एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ कर्व्ड, बोलता है एक एक्सप्रेशन निकालो किसका, बैंकिंग एंगल का। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ये देख,
ये पहाड़ी इलाका है, ये मोड़ काटते हैं, ऊपर सैटेलाइट से देखो तो ये मोड़ कट रहा है। अगर मैं इसको कट करूं तो अगर आप ऐसे देखो तो ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, तो इसको ऐसे करो तो ये ऐसे इधर से क्या हुआ था, उठा होता है। मान के चल यहाँ पे गाड़ी थी, यहाँ पे भी गाड़ी थी, तो ये गाड़ी को मैंने एम मास से ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। बात समझे कि नहीं? एम मास से मैंने इस गाड़ी को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मास नीचे mg लग रहा है और ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये नॉर्मल लग रहा है इधर। ये बैंकिंग एंगल है, ये थीटा जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग एंगल। अगर ये थीटा है तो इस mg के बिल्कुल बराबर 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 ऐसे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये दिमाग में रखना। ये n है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा और इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा इसी x एक्सिस पे, दैट इज n sin थीटा। अब यही n sin थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो इसको घुमाने में रखेगी, मतलब इस कर्व में ही रखेगी। और ये जो mg होगा ये किसके बराबर होगा, n cos थीटा के बराबर होगा। तो मैं यही लिख रहा हूं, n sin थीटा किसके बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और n cos थीटा किसके बराबर है, दैट इज mg। n cos थीटा mg के बराबर है। दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड करो, n sin थीटा अपॉन cos थीटा, n sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इधर से mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, और mg को नीचे डिवाइड कर दिया। इधर से n और n कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के बराबर हो गया, mm कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, v स्क्वायर अपॉन rg। अच्छा, v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू tan थीटा। ये मेरे पास बैंकिंग एंगल है, ये बैंकिंग एंगल है। बट मैं आपको ये भी बात बोलूंगा कि जब ये जो बैंकिंग है या ये टर्निंग ऑन अ बैंक्ड रोड है, ये 3 केसेस में होता है। एक, आप इस रोड को थोड़ा एलिवेट कर देते हो। दूसरा, इसी रोड पे आप फ्रिक्शन बढ़ा देते हो। बात समझे कि नहीं? और तीसरा, रोड को थोड़ा ऊंचा भी करते हो, बैंकिंग भी देते हो, बैंकिंग एंगल भी देते हो, मतलब टैन थीटा भी देते हो, और प्लस इसकी फ्रिक्शन भी बढ़ाते हो। ये तीनों केसेस इंपॉर्टेंट है, तीनों केसेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। अभी मैं बैंक वाला एक ही केस करवा रहा हूं, वन शॉट में मैंने तीनों केसेस करवाए हैं, तीनों मिलते जुलते केस हैं। अगर आपको एक की समझ आई, बाकी की समझ आने वाला है। अब देख, अब वो बोलता है ये जो v है, ये v स्क्वायर क्या है, ये v स्क्वायर है स्पीड ऑफ द गाड़ी या वेलोसिटी ऑफ द गाड़ी। r क्या है, ये रेडियस, मतलब ये एक रेडियस में ऐसे घूम रही होगी ना गाड़ी, तो ये एक रेडियस है, ठीक है। और g क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। v स्क्वायर वैसे रखा, rg को इधर मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, और ये स्क्वायर जो उधर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। तो ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, मैक्सिमम सेफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो 2 थ्योरम्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मैंने डिस्कस कर रखी हैं। अभी PYQ CYQ उसका नहीं आया तो मैं दोबारा वहां पे डिस्कस कर दूंगा, कोई पता नहीं पूछ ले, ठीक है। अब ये बोल रहा है 2 फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, येट इन सर्टेन केसेस फ्रिक्शन इज आल्सो कॉज द मोशन। बोलता है फ्रिक्शन अपोज भी करता है मोशन को और उसको सपोर्ट भी करता है मोशन को। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब चलता हूं तो पीछे ग्रिप बनती है ना, फ्रिक्शन है, फिर उसकी वजह से मुझे एक्शन मिलता है और मैं चल पाता हूं। इवन के आपका लिखना भी फ्रिक्शन की वजह से है। अगर फ्रिक्शन ना हो, आप चल नहीं सकोगे, दौड़ नहीं सकोगे, वॉक नहीं कर सकोगे, तैर नहीं सकोगे। तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं मोशन को अपोज भी करता है और कहीं ना कहीं मोशन को सपोर्ट भी करता है, ये दिमाग में रखना। बोलता है गिव एन एग्जांपल वेयर फ्रिक्शन कॉज द मोशन। देखो, जैसे फ्रिक्शन डज नॉट ओनली अपोज द मोशन, इट आल्सो कॉज द मोशन। और दुनिया में जो 90% मोशन है वो किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, ये M1 ब्लॉक, ये M2, ठीक है। आपने इसको इधर खींचा, ये वाला ब्लॉक इसके साथ रगड़ खाएगा तो इसको फ्रिक्शन कहां लगेगी, इधर, और इसको फ्रिक्शन कहां लगेगी, इधर। तो आप देख, ऊपर वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन की वजह से। तो यहां पे फ्रिक्शन क्या कर रही है, मोशन कॉज कर रही है। अब वो बोलता है जो बाईसाइकिल है, गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल। जो फ्रंट व्हील है बाईसाइकिल का, उस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, याद रखना। ये बाईसाइकिल कहां चलती है, एक्सटर्नल फोर्स आगे, तो फ्रंट व्हील पे जो फ्रिक्शन लगेगी, जो फ्रंट व्हील पे
फ्रिक्शन लगेगी वो कहां की तरफ लगेगी, पीछे की तरफ लगेगी, बैकवर्ड तरीके से लगेगी। शुड आई रिपीट? नो सर। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मुझे ये बताना, ये कमेंट करके बताना कि पीछे वाले बैकवर्ड बैकवर्ड व्हील पे फ्रिक्शन कहां लगती। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना। अब देख वो बोल रहा है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। व्हाट डज दी सिंप्लीफाई डे टू डे लाइफ? फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी इवल है? नेसेसरी मतलब जरूरी भी है, इवल मतलब नहीं भी जरूरी है। जरूरी है तो मेरा दोस्त जैसा होगा, राइटिंग में मदद करता है, वॉकिंग में मदद करता है, फ्लाइंग में मदद करता है, बर्ड्स को तैरने में मदद करता है। 90% ऑफ मोशन इज ड्यू टू फ्रिक्शन, इसलिए नेसेसरी भी है। इवल ये वियर करता है, तोड़ता है, टेयर करता है मशीनों में, शू सोल आपका खत्म हो जाता है, मशीन डैमेज होती है, और जब मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ रगड़ खाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो मशीनों का टेम्परेचर भी क्या करता है, बढ़ता है। इसलिए फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल है। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी डन, बता चुका हूं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब बोलता है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद ही हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देख कंजर्वेशन का मतलब होता है जितना पहले उतना बाद में, मतलब मोमेंटम जितना पहले उतना बाद में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, बोलता है अगर बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इज जीरो, देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। देख क्या बोल रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या, डीपी अपॉन डी, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सर ये कहां से लाया, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो डीपी की जगह डीपी और डीटी की जगह डी, उस डी को उठाया और जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, डी जीरो इंटू डी टी इज इक्वल टू डीपी। अब जीरो इंटू डी टी जीरो इज इक्वल टू डीपी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, जीरो। मतलब ये छोटा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, तो बड़ा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, तो फाइनल मोमेंटम इधर चला गया, ये माइनस में था उधर प्लस में चला गया, तो जितना बाद में मोमेंटम था उतना पहले मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम बदला नहीं है। अच्छा, ये वाला किस्सा आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इस पे रिकॉइलिंग ऑफ अ गन आता है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ अ गन आता है, वो भी बोर्ड में पूछा जाता है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। देख ये मैं बोल रहा हूं कि ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है दो बॉडीज में। कितने बॉडीज में, दो बॉडीज में। देख दो बॉडीज है, एक है मोलबी 1 और दूसरा है मोलबी 2। ठीक, ये मूव कर रहा है U1 से, ये मूव कर रहा है U2 से। अब U1 वाला ज्यादा तेज दौड़ रहा होगा, U1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ U2, और ये इससे ड्रॉप करके टकराया तो इसने इस पे फोर्स लगाई, कितनी लगाई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसने इस पे फोर्स लगाई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे फोर्स लगाई, दैट इज थर्ड लॉ है ना, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, उसके बाद m2 निकल गया v2 वेलोसिटी से, और m1 जा रहा है v1 वेलोसिटी से। अब हुआ क्या कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा नहीं है, और मुझे ये पता है कि फोर्स जो पहली बॉडी पे लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है दूसरी बॉडी का फोर्स। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू 2, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू 1। अब फोर्स को कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम, माइनस का वैसे चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। ये टी और टी कैंसिल, फिर क्या बचा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चेंज इन मोमेंटम टू द सेकंड बॉडी। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे रखा, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। अब मेरी बात सुनना, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू, ये माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी माइनस माइनस प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी को कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, मोमेंटम में क्या आता है, मोमेंटम में एक आता है मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 है, फाइनल वेलोसिटी v1 है उसकी। ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी मास m1 और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल मोमेंटम है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज u1। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी दैट इज m into v2 प्लस
m2 इंटू u2, m2 u2 क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी दैट इज m इंटू u2। अब ये माइनस वाला उधर ले जाओ, ये वाला माइनस वाला इधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया, m1v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये उठाया, ये माइनस वाला उधर गया तो ये प्लस में चला गया ना, m2 v2, और ये वाला माइनस वाला था इधर आया तो m1 u1 और ये वाला m2 u2। अब देख ये भी फाइनल वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं पहले करवा चुका हूं, ठीक है। अच्छा चल आगे। अब एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि भाई साहब ये तेरे पास देखना, ये तेरे पास एक सरफेस है, इसको तूने थोड़ा इंक्लाइन कर लिया, ये इंक्लाइन सरफेस है। अब कोई ऑब्जेक्ट तूने ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ठीक है, ये रखा। अब तू इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहा है, ऐसे इंक्लाइन कर रहा है, ये कोई चीज तूने रखी, अब तो इसको ऐसे इंक्लाइन कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है, अभी तक ये घसीटा मार के नीचे नहीं आया ऑब्जेक्ट। अब ऐसा एंगल होगा जब ये नीचे आएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आएगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। देख पहले ऐसे ही सरफेस रखा है, फिर आपने इसके सरफेस को ऐसे ऊपर किया, जब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट मूव किया। अब जब ये इस चीज पे देखेंगे ना, इस पॉइंट पे, इस पे एक वेट लग रहा है mg, ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा, इस पे एक नॉर्मल लग रहा है n, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, mg का इस साइड वाला कंपोनेंट mg cos थीटा जो नॉर्मल के बराबर है, और mg sin थीटा किसके बराबर है, अब जब इधर इधर चल रहा होगा तो इसके इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, फ्रिक्शनल फोर्स रट्टा मार ले, म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है, mg cos थीटा। अब देख जब जस्ट ये स्लाइड करेगा ना नीचे, उस वक्त जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिपोज। जब जस्ट स्लाइड करेगा तो mg sin थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, बराबर। द मिनिमम एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जब स्टार्ट करेगा स्लाइडिंग, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो mg sin थीटा नीचे लाने वाला वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। एंड देख दोबारा लिख रहा हूं, mg sin थीटा किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। mg sin थीटा वैसे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या, mg cos थीटा, तो mg वैसे रखा, sin थीटा वैसे ही, इज इक्वल टू म्यू वैसे ही है, नॉर्मल कितना mg cos थीटा, mg कैंसिल, तो sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू कॉस थीटा, म्यू को वैसे ही रखा और cos थीटा को डिवाइड कर दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो म्यू किसके बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर हो गया। ये है एंगल ऑफ रिपोज। जब आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे तब भी म्यू इज इक्वल टू tan थीटा ही आता है, ये मैंने वन शॉट में करवाया हुआ है। अब स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, अभी करवाया मैंने, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एंड स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन एक फोर्स है विच अपोज द रिलेटिव मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है आगे की तरफ, ये ऐसे आगे की तरफ चल रही है v वेलोसिटी, तो इस पे इस सरफेस की वजह से ये चाहेगा कि ये पीछे जाए, उसी फोर्स को बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, के सरफेस का नेचर कैसा है। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगती, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगती है। फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नॉर्मल, मतलब ये फ्रिक्शन डिपेंड करेगी कि इसका नॉर्मल कितना है, मतलब यहाँ पे mg है ना, जितना इसका वजन ज्यादा होगा उतना नॉर्मल ज्यादा होगा और उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे वो कभी भी डिपेंड नहीं करता। दीस आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा ये वाला मैंने बता दिया, देख कितनी बार आया ये वाला, ठीक। उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये ऑलरेडी डन है। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिकॉइलिंग ऑफ गन ड्यूरिंग द फायरिंग ऑफ अ बुलेट। तुझे मैंने अभी ये समझाया कि दो बॉडीज में जब बाहर से फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होता है। अब ये मेरे पास एक बुलेट है, वो किसी गन में पड़ी हुई है, वो चली बुलेट, जब बुलेट चली मतलब इससे बुलेट शूट होके ऐसे चली, इसका मास आ गया m2 विच इज इक्वल टू छोटा m,
और ये एक वेलोसिटी से चली होगी, ये बुलेट चली, ठीक है, ये v2 वेलोसिटी से चली, जिसको मैं छोटी वेलोसिटी बोल रहा हूं। अब ये जो गन है, ये जो गन है इसका मास क्या है, दैट इज बड़ा M, है ना, M1 को मैं बोल रहा हूं बड़ा M, और ये V1 से पीछे रिकॉइल हुई है, ये क्या हुई है, रिकॉइल हुई है। अगर बुलेट आगे चली है, ये गन पीछे रिकॉइल हुई है, और रिकॉइलिंग वेलोसिटी में बड़े V से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब शुरू शुरू में क्या हुआ, ये क्या है, गन M1 U1, बुलेट का मास M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 गन का हिस्सा हो गया, और ये वाला M2 V2 हो गया बुलेट का, ये बुलेट वाला हिस्सा, ये गन वाला हिस्सा, है ना, ये बुलेट, ये गन वाला हिस्सा, ये बुलेट वाला हिस्सा। अब ये पहले पहले रुकी हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी गन की भी 0 है और बुलेट की भी 0 है, तो ये M1 इंटू 0, M2 इंटू 0, तो ये 0 प्लस 0, तो इस साइड तो 0 ही रहने वाला है। बट M1 मास ऑफ अ गन है, मास ऑफ अ गन है, तो बड़ा M, V1 इज द मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ गन, तो ये बड़ी वेलोसिटी है, प्लस M2 बुलेट की वेलोसिटी है M, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, V के साथ, छोटी V के साथ चल रही है। अब इस साइड तो 0 है, अब मुझे रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, ये बड़ा V निकालना है। अब M इंटू छोटा V, उसको उधर ले लिया, तो M इंटू छोटा V इज इक्वल टू M इंटू बड़ा V। अब ये बड़ा M इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो V इज इक्वल टू माइनस M V डिवाइडेड बाय M। और एक चीज याद रखना कि जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी आई है वो माइनस MV डिवाइडेड बाय M के बराबर आई है। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि अगर बुलेट आगे चली है तो गन पीछे जाएगी, और ये जो मास है, ये मास ऑफ अ गन है, जितनी मास गन भारी होगी उतनी उसकी वेलोसिटी या पीछे वो रिकॉइल कम करेगा। ये करवा दिया डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग। अच्छा, इसके बाद है वो बोलता है डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। देखो, इनर्शिया होता है सुस्ती, जो बॉडी जिस कंडीशन में है वो वहीं रहना पसंद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल सुस्त हूं, मैं सोया हुआ हूं, रेस्ट में हूं, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट until and unless any external force is applied on it to move। समझे, जैसे हम सुबह सोए रहते कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं आती, मम्मा की चप्पल नहीं आती हमें उठाने के लिए, ठीक है। तो इफ द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट until and unless any external force is applied। जैसे ये गाड़ी है, ये रेस्ट में थी, ये बशीरा इधर ही रेस्ट में रुका हुआ था, अब गाड़ी अचानक से चली तो ये टांगे कांटेक्ट में थी, ये टांगे पहले चली, अब इसकी ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में, तो उसको धक्का कहां लगा, पीछे की तरफ। ये इसकी एग्जांपल होगी। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया, इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन द मोशन until and unless any external force is applied on it। मतलब बॉडी मोशन में है, जैसे मैं पहले पीछे धक्का खाया ना, फिर मैं सीधा हो गया, बशीर साहब सीधे हो, बशीर साहब जब सीधे हो गए तो मोशन चल रहा है। अचानक से गाड़ी रुकी तो पहले क्या रुकी होंगी, उसकी टांगे, क्योंकि वही फ्लोर के साथ कनेक्टेड थी, टांगे रुकी तो इसको धक्का कहां लगा, आगे की तरफ। अचानक से गाड़ी रुके, धक्का आगे की तरफ लगता है, इसलिए बोलते हैं कि सीट बेल्ट बांध के बैठो। और अचानक से गाड़ी चले तो धक्का पीछे की तरफ लगता है, इसलिए जो छत के ऊपर वो गाड़ी के छत के ऊपर जब कोई सामान रखा होता है उसको बांध के रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो सामान होता है जब अचानक से गाड़ी चलती है तो वो सामान थोड़ी गाड़ी के फ्लोर के साथ कनेक्टेड है, तो गाड़ी चली सामान पीछे आ जाता है, डिग्गी में भी वो पीछे आता है, और ऊपर फ्लोर में भी वो क्या आता है, पीछे आता है, ठीक है। उसके बाद है द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या बोलता है इफ द बॉडी इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी until and unless any external force, मतलब कोई उसको रोकने के लिए, इसको रोकोगे तभी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब चलाने के लिए फोर्स आएगी, है ना, रोकने के लिए फोर्स आएगी, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स आएगी, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल हो चुका है। ये मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ CYQ सारे डिस्कस करके गए। प्लीज अच्छे से इनको पढ़ के जाना। इसकी PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। 3000 हम मेंबर्स हो चुके हैं एक ही साल में, तो मुझे पता है कि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है। लव यू ऑल, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद।